Hello everyone, I am Nivesh Kashyap. So in this video we'll discuss the topic that is बुद्धिज़्म। तो आज हम लोग जो है बुद्धिज़्म के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। तो लास्ट 4 टॉपिक में, ठीक है, लास्ट जो का 4 टॉपिक हमारा था उसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया था, वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कस किया, वैदिक कल्चर। और तो आज का जो टॉपिक होगा बुद्धिज़्म होगा, और नेक्स्ट यानी कि जो टॉपिक नंबर 6 हमारा होगा वो होगा जैनिज़्म के ऊपर, जैनिज़्म। और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एक ऐसा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का जहाँ आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे जो है आपको बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, सेम फैक्ट सेम कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉज ऑफ ऑरिजिन। जो इस रिलीजन का, जो बुद्धिज़्म रिलीजन है, उसका रीज़न क्या था ऑरिजिन होने का, उद्गम होने का क्या रीज़न था। तो किसी भी रिलीजन का, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो या फिर बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो या मुस्लिम हो, इस्लाम हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है, उस रिलीजन के ऑरिजिन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज़्म रिलीजन का ऑरिजिन होने में क्या क्या रीज़न रहा है पीछे, उसके बैकग्राउंड में किस वजह से बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारे सोसाइटी में। तो वो सब हम देखेंगे, और बहुत सारे मल्टीपल रीजंस रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो लोग हम डिस्कस करेंगे यार, मल्टीपल रीजंस। तो कुछ रीजंस यहाँ पे दिया गया, कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा अलग से भी। तो फर्स्ट जो रीज़न है, क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। आपको पता होगा कि जो वैदिक टाइम से ही, वैदिक पीरियड से ही क्या है कि ब्राह्मण जो थे सुप्रीम थे अपने सोसाइटी में, मतलब उनकी सुप्रीमेसी मतलब बहुत चलती थी सोसाइटी में। वही पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स उनको ही डिसाइड करना होता था कि क्या कस्टम फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल्स होंगे सोसाइटी के। तो ये सब ब्राह्मण्स डिसाइड करते थे, प्रीस्ट डिसाइड करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि क्षत्रिय जो थे वो लोअर कास्ट पीपल थे, ऐसा नहीं है, वो लोग भी अपर कास्ट पीपल थे, रूलिंग क्लास थे। जो किंग होते थे, ठीक है, वो क्षत्रिय क्लैन से ही आते थे। जैसे अगर आप देख लो, अगर मैं मान लो बुद्धा की बात करूं, ठीक है, बुद्धा हो या फिर महावीर हो, ठीक है, ये सब जो थे क्षत्रिय क्लैन से ही थे। लेकिन क्षत्रिय को ये पसंद नहीं था कि जो सुप्रीमेसी है वो ब्राह्मण्स के पास हो। तो ये एक रीज़न ये भी था कि इस तरीके के, जैसे जिन्होंने प्रोपोगेट किया बुद्धिज़्म को, जैसे बुद्ध हो गए, तो एक क्षत्रिय क्लैन से आते थे। तो ये क्षत्रिय के बीच में एक कंटेंशन था, एक कह लो कि मतलब अंदर से वो ग्रज था ब्राह्मण्स के लिए कि वो सुप्रीम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम उनकी सुप्रीमेसी को तोड़ के एक नया रिलीजन बनाएंगे जिसमें सब लोग जो है मिल के काम करेंगे, ठीक है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। ये थोड़े से लिबरल कॉन्सेप्ट के ऊपर थे, लिबरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो रीज़न था वो है राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकॉनमी विच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो ये कैसे लिंक है बुद्धिज़्म से, तो इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखो क्या होता है कि आपको पता होगा वैदिक पीरियड के टाइम पे, वैदिक कल्चर के टाइम पे जो था वो आपको मैंने पढ़ाया था कि पेस्टोरल इकॉनमी हुआ करता था, ठीक है, पशुपालन ये लोग करते थे, ठीक है। लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। फर्स्ट जो अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करूं तो एग्रीकल्चर इकॉनमी में बिलीव करते थे, ठीक है। और प्रिस्ट का क्या था, जो ब्राह्मण्स थे, बहुत सारे मतलब एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था उस टाइम पे, एनिमल सेक्रीफाइस। तो क्या होता था कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर इकॉनमी आई, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लोइंग के लिए, खेती करने के लिए आपको एनिमल्स, ठीक है, पशुपालन की आवश्यकता होती है। तो उस केस में क्या हुआ कि जो सेक्रीफाइस किया जाता था पहले एनिमल्स का, उसको कम करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट निकल के तो आना चाहिए ना। डायरेक्टली देखो आप किसी को मना करोगे तो ऐसा नहीं होता। तो एक क्या होता है कि जब सोसाइटी में कुछ चेंज लाना होता है तो वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है, और उसी एनिमल सेक्रीफाइस को कम करने के लिए एक ऐसा रिलीजन बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि हमें जो है वायलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, एनिमल्स किलिंग नहीं करना चाहिए। और ये इनका एक ऑब्जेक्टिव था बुद्धिज़्म का। तो ये भी रीज़न है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो डिमांड हुआ, जैसे कि एनिमल्स का, जैसे गाय, ठीक है, बैल, इन सब का जो यूज़ होने लगा, तो इसकी वजह से एनिमल सेक्रीफाइस को कम करना ज़रूरी हो गया था।
उनका मार काट करना ज़रूरी हो गया था। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आता है कि इसकी वजह से जो है बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, अहिंसावादी वाला कॉन्सेप्ट। तो ही पॉइंट में कहा गया, फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द न्यू अग्रेरियन इकॉनमी दिस स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स हैड टू बी स्टॉप्ड। तो एनिमल को मारना, यानी कि गाय भैंस गाय ये सब जो एनिमल्स, जो पशु मतलब जो इनको हम पालते हैं, ठीक है, जो हमारे यूज़ आ सकते हैं एग्रीकल्चर इकॉनमी में, उनको मारने का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म करना होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि बुद्धिज़्म का ओरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वैश्याज एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स हु वांटेड बेटर सोशल स्टेटस। जो क्षत्रिय का तो एक कंटेंशन था ही उनके प्रति, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को ख़त्म करना है, लेकिन जो वैश्याज थे ये भी मतलब सबसे लोअर क्लास में जो आते थे वो शूद्राज थे। ये थे शूद्राज, तो उनका तो हालत बहुत ही ख़राब था। लेकिन जो वैश्याज थे वो भी ब्राह्मण्स के जितने मतलब प्रॉस्पर नहीं थे। हाँ, उनको हक था, बहुत सारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट था इनके लिए, बट नॉट एज मच एज ब्राह्मण्स हैव, ठीक है। तो वैश्यास को भी था कि एक हमारा ग्रुप हो जहाँ हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हमें भी इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले। तो ये सब वजह है बुद्धिज़्म का ओरिजिन होने में, ठीक है। और उस टाइम पे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी का इशू होना, जो काम ब्राह्मण्स कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो टैबू था सोसाइटी में उसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो ये सब जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल के जब बहुत टाइम तक कुछ प्रॉब्लम चलता है, तो जो लोग अब क्या होते हैं पीड़ित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया रिलीजन को ही एक फॉर्म दे दिया जाए, और उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा जो इन सबको नहीं मानेगा। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, उनको हम डिनाई करेंगे, किलिंग ऑफ एनिमल्स को हम डिनाई करेंगे, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम जो है उनको हम डिनाई करेंगे, जो मतलब सेक्रीफाइस किया जाता है, सेरेमनीज कंडक्ट किया जाता है, उसको हम डिनाई करेंगे। तो जो पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स था उनको डिनाई करने के लिए एक रिलीजन का आना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि सोसाइटी के हर एक दबके के इंसान को, यानी कि जो भी कास्ट का है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ठीक है, ये बेसिस था बुद्धिज़्म के ओरिजिन का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अर्ली बुद्धिज़्म लिटरेचर। अब कुछ लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेचर को बुद्धिज़्म के रिलीजन में लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरा है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक। तो पहले हम समझते हैं कि कैनोनिकल टेक्स्ट क्या होता है और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है। तो कैनोनिकल टेक्स्ट वो हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड या रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। जो गौतम बुद्ध का टीचिंग है, ठीक है, जो उन्होंने बताया, ठीक है, उनसे उनके लाइफ से रिलेटेड जो डायरेक्टली टेक्स्ट हैं, जो बुक्स डिस्क्राइब करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में डायरेक्टली, तो उनको हम बोलते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट। तो एग्जामिनेशन में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द टेक्स्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड या लिंक्ड विद गौतम बुद्धा, ठीक है, सच एज त्रिपितिकास या त्रिपितिका भी बोलते हैं पाली लैंग्वेज में। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? पाली लैंग्वेज, ठीक है। ये लोकल लैंग्वेज हुआ करता था, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको कहीं कहीं पे आपको त्रिपितिका भी दिखेगा इस तरीके से, त्रिपितिका या त्रिपितिका इस बोलते हैं। तो तीनों कौन कौन सा था? सुत्त पितिका, विनय पितिका एंड अभिधमन पितिका। तो ये बुक्स के नाम है, आपको याद रखना। और तीनों बुक्स किसी किसी चीज़ से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सुत्त पितिका क्या बात करता है? कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, मतलब जो ओरिजिनली बुद्धा का कॉन्सेप्ट था, जो बुद्धा ने बताया था कि हमें इस बारे में, जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो बुद्धा ने कहा था, तो सेम टू सेम जो है इस सुत्त पितिका में दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि बुद्धा का टीचिंग जो है वो सुत्त पितिका में आपको मिलेगा। विनय पितिका जो है वो कंटेन्स रूल्स फॉर मॉन्क्स, जो मॉन्क्स होते थे, ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन में जो लोग होते हैं, मतलब पुजारी, उनको मॉन्क्स बोलते हैं। तो विनय पितिका में जो है मॉन्क्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको किस तरीके से रहना चाहिए, ये सब कहाँ दिया गया है? विनय पितिका में दिया गया है, ठीक। थर्ड हमारा है अभिधमन पितिका। तो ये क्या कहता है? कमेंट्रीज ऑन सुत्त पितिका इन समरीज। जो सुत्त पितिका में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उनके ऊपर कमेंट्रीज है, उसको समराइज किया गया है, उसके मीनिंग को निकाला गया है कि इंटरप्रेट किया गया है। तो वो कहाँ दिया गया? अभिधम्म पितिका में। तो ये जो तीन पितिका है, सुत्त पितिका, विनय पितिका
एंड अभिधमन पित्तिका, ये कैनोनिकल टेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहले ये डायरेक्टली जो लिंक होते हैं गौतम बुद्धा की टीचिंग से डायरेक्टली लिंक है या रिलेटेड है, और वो कौन कौन से 3 हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, दीज आर कमेंट्रीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑन कैनोनिकल टेक्स्ट। अब देखो कुछ नहीं है, जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है उसको अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन के साथ लिखा है, और किस बेसिस पे लिखा है कि जो ये लोग सुत्त पित्तका है, विनय पित्तका है, इसमें क्या दिया गया उसके ऊपर कमेंट्रीज हैं। ठीक है, कि उसमें क्या, उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। हम कुछ ऑथर्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है और मतलब कौन सा बुक लिखा, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आता है ये। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिलिंदो पानो, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, और रिटन इन पाली लैंग्वेज। और दिस बुक कंटेन्स द डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलिंदा एंड मॉन्क नागसेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जाए कि कौन से मॉन्क थे, ठीक है, जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, तो नागसेन और ग्रीक किंग मिलिंदा के बीच में। ठीक है, मिलिंदा के बीच में। तो इन दोनों के कन्वर्सेशन को, डायलॉग्स को एक बुक में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको मिलिंदो पानो बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा है विशुद्धि मग्गा, ये भी एक बुक का नाम है, द पाथ टू प्योरिटी बाय बुद्ध घोष। ये बहुत बार पूछा गया कि ऐसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बुद्ध घोष जो है, बुद्ध घोष ने कौन सी बुक लिखी है, तो विशुद्धि मग्गा मतलब पाथ टू प्योरिटी, वो रास्ता जो आपको प्योरिटी की तरफ लेके जाए। थर्ड बुक का नाम है दीप वामसा एंड महावामसा, मेंशन अबाउट द अशोका। ठीक है, अशोका के बारे में मेंशन करता है ये बुक। बुद्धाज लाइफ के बारे में मेंशन करता है, एंड अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, अशोका के बारे में पूछ सकता है कि अशोका के बारे में कौन से बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनके मेंशन किया गया अशोका को, तो दीप वामसा एंड महावामसा आपको पता होना चाहिए, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता भी होना चाहिए। तो बुद्धा जो सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि बॉर्न इन 563 BC। ठीक है, बेसिक सा फैक्ट है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। बॉर्न इन साक्या क्लैन, ये भी पूछा जाता है कि किस क्लैन में उन्होंने जन्म लिया था। साक्या क्लैन था। हु रूल्ड फ्रॉम कपिल वस्तु इन कोसला किंगडम, कपिल वस्तु में ये किंगडम था, कोसला किंगडम में। ठीक है, हिज मदर महामाया, मदर का नाम क्या था? महामाया, प्रिंसेस ऑफ कोसला डायनेस्टी, वाइफ यशोधरा, सन राहुला। ये सब बेसिक फैक्ट है, उतना अगर पूछ ले देख लेना एक बार, दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, टीचर्स के बारे में पूछता है कि बुद्ध के जो टीचर्स थे कौन कौन रहे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टीचर उनके रहे वो है अलारा कलामा। ठीक है, ये नाम है उनका। और दूसरा उद्दका रामपुत्ता। लेकिन जो बुद्धा थे ये इनसे डिफर करते थे। जो बुद्धा थे इनकी फिलॉसफी में यकीन नहीं करते थे। बुद्धा डिड नॉट हैव फेथ, या फिर अग्री कर लो, अग्री इन हिज फिलॉसफी। ठीक है, तो बुद्धा को उनके टीचिंग्स पे, उनके फिलॉसफी जो थे, उनके इंटरप्रिटेशंस थे, उन पे यकीन नहीं था, तो बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जो अलारा कलामा थे ये उनके टीचर्स रहे और बुद्धा इनको मानते भी थे। ठीक, अटेंड निर्वाणा एट गया अंडर पीपल ट्री एट उरेवेला। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस रिवर के किनारे जो है जो गया है, मतलब जो बुद्ध को, मतलब निर्वाणा का मतलब होता है ये नॉलेज, जो सुप्रीम नॉलेज होता है, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में एक पीपल ट्री के नीचे हुआ था। और वो कौन से रिवर बैंक के किनारे बसा हुआ है शहर, या ठीक है जहाँ पे, तो निरंजना रिवर है। आपको ये ध्यान देना, एग्जामिनेशन में पूछता है कभी कभी। फर्स्ट सेरेमनी इन सारनाथ। ठीक है, कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। ये आपको पता होगा, बेसिक फैक्ट है। अटेंड परी बना एट कुशीनगरा। ठीक है, तो उनका जो लास्ट मतलब ब्रीथ उन्होंने लिया था, मतलब मर गए थे वो उसके बाद, तो कहाँ था वो? कुशीनगरा में। ठीक है, कुशीनगरा ये पाली लेक्चर है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, कुशीनगर।
ठीक है, ये भी सही है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं 5 फॉर्म्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, जो इंडिकेट करता है एक सिंबल की तरह। तो लोटस एंड बुल जो है वो क्या करता है, बुद्धा के बर्थ को दिखाता है, सिंबलाइज करता है। हॉर्स जो है वो रिनंसिएशन, जो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और वो निकल गए मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम रिनंसिएशन, ठीक है। और वो कौन सा एनिमल है जो सिंपलाइज करता है, वो हॉर्स है, ठीक है। बोधि ट्री, महाबोधि या फिर निर्वना, ठीक है, निर्वना, ठीक। तो बोधि ट्री पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके नीचे, तो इसलिए उसको निर्वना। जो बोधि ट्री हो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, नॉलेज, जो उनको नॉलेज मिला था उस चीज़ को सिंबलाइज करता है। धर्मचक्र, धर्मचक्र परिवर्तन, उसी को बोलते हैं हम फर्स्ट सरमन, ठीक है। फर्स्ट सरमन मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने डिलीवर किया था, जो वो लोग मतलब जो उनके पास ज्ञान था, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब सारनाथ में उसको डिलीवर किया था अपने शिष्यों के बीच में, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये फुटप्रिंट्स, ये क्या, ये गलत है, ठीक है। एक यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होगा ये परिनिब्बना, ठीक है। और ये किस चीज़ से सिंबलाइज किया जाता है, स्तूपा से, ठीक है। तो जो डेथ हुआ था गौतम बुद्ध का, वो किस चीज़ से सिंबलाइज किया जाता है, स्तूपा। तो ये याद रखना, ये गलत चीज़ है, फुटप्रिंट्स बाई मिस्टेक टाइप हो गया, वो पता नहीं कहाँ से, स्तूपा, स्तूपा, ठीक है। तो ये 5 जो हैं ये सिंबलाइज करते हैं बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, उनके नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। उन्हें जो सरमन मतलब यानी कि जो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ये सब सिंबलाइज करते हैं, बेसिक फैक्ट है, तो आप देख सकते हो इसको। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बुद्धास डॉक्ट्रिन इज एक्सप्रेस्ड इन द 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ के बारे में पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया कि कौन सा जो है 4 नोबल ट्रूथ है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बुद्धा का ऐसा मानना था, जो बुद्धा बोलते थे कि ये 4 जो है जीवन की सच्चाई है। कौन कौन सा है वो, लाइफ हैज़ इनएविटेबल सफरिंग, मतलब कि लाइफ में आपको पेन, दुख, ये सब दर्द होगा ही होगा, ये इनएविटेबल है, इसको आप रोक नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ये है। सेकेंड है देयर इज कॉज टू आवर सफरिंग, ठीक है। हमारा जो सफरिंग है, जो हमें पेन, दर्द जो भी हो रहा है, ठीक है, सैडनेस, उसके पीछे किसी न किसी वजह से होता है वो, और वो वजह क्या है, डिज़ायर, ठीक है, आपकी इच्छा, मतलब आप मतलब एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो कि मुझे ये चाहिए, और वो नहीं मिलता तो आप उसकी वजह से दुखी हो जाते हो। थर्ड है देयर इज़ एन एंड टू सफरिंग, ठीक है। लेकिन बुद्ध ने उनका सोल्यूशन भी दिया था कि देयर इज़ एंड ऑफ सफरिंग, मतलब कि सफरिंग से आप निजात भी पा सकते हो, इसका सोल्यूशन है। तो वो क्या है, निर्वना, मतलब कि राइट नॉलेज, जो उन्होंने प्राप्त किया था बुद्ध ट्री के नीचे, ठीक है। निर्वना का मतलब होता है कंप्लीट, आप अपने बारे में जान जाओ, ठीक है, नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, या फिर मतलब एक तरीके से कंप्लीट नॉलेज, आप समझ जाओ कि दुनिया क्या है, मैं यहाँ पे मेरा काम क्या है, तो सब उसको बोलते हैं हम कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं निर्वना, ठीक है। फोर्थ है द एंड ऑफ सफरिंग इज कंटेन्ड इन द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। और जो ये सफरिंग है, जो निर्वना आप कैसे हासिल करोगे, उसका सोल्यूशन कहाँ दिया गया, 8 फोल्ड पाथ में, और उसी को बोलते हैं हम अष्टांगिका मार्ग। क्या बोलते हैं, अष्टांगिका मार्ग। अष्ट मतलब होता है 8, यानी कि 8, संस्कृत है, अष्टांगिका मतलब 8, ठीक है। तो जो आप एंड ऑफ सफरिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे, निर्वाणा आप कैसे हासिल करोगे, तो वो कहाँ दिया गया है, अष्टांगिका मार्ग में दिया गया। और वो क्या क्या है उसको हम भी देखते हैं। तो फर्स्ट है राइट विजन, ठीक है। सेकंड है राइट थॉट और एटीट्यूड। थर्ड है राइट स्पीच, ठीक है, आप सही से बोलो, क्या बोलते हो, ठीक है। राइट एक्शन, आप सही काम करो, कर्म। राइट लाइवलीहुड, आप कैसे जीते हो, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ जीना, अच्छा प्रॉपर फूड कर लेना, ठीक है, समय पे सब कुछ करना। राइट एफर्ट और एनर्जी, ठीक है, आप अपने एनर्जी का कहाँ यूज़ करते हो, कहाँ पे आप मेहनत करते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट अवेयरनेस एंड राइट मेडिटेशन। तो ये 8 जो प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इसको जो है 8 अष्टांगिका मार्ग जो है, इससे आप जो है अपने सफरिंग को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं
जब ये आठों चीज़ में आप निपुण हो जाओगे यानी एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसी को बोलते हैं हम निर्वना। ठीक है, तो यही चीज़ कहा गया है। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? मिडिल पाथ। बुद्धा जो है मिडिल पाथ में, एक्सट्रीमिस्ट में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म में बिलीव ये नहीं करते थे। जैसे कि आप जैनिज्म में पढ़ोगे तो वो एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो एक्सट्रीमिज्म में बिलीव नहीं करता, मिडिल पाथ में, बैलेंस्ड लाइफ में बिलीव करता है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट में बिलीव करता है, अटेनमेंट ऑफ निब्बना। देखो, निर्वना अलग चीज़ है और निब्बना अलग चीज़ है। ठीक है, अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा टीचिंग, जो बुद्ध कहते थे कि निब्बना का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर्स, फ्री फ्रॉम ऑल द डिजायर्स। ठीक है, ईगो या जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसको आप उससे जब फ्री हो जाते हो उसको हम बोलते हैं निब्बना। निब्बना का मतलब डेथ नहीं होता है, इसका कुछ लोग मतलब समझ लेते हैं कि मौत नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है अपने डिजायर से, अपने कमियों से, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनसे आप दूर हो चुके हो, उसको आप रिमूव कर चुके हो, तो मतलब आपने निब्बना अटेंड कर लिया है। ठीक है, आइडल, ये यहाँ पे गलत पॉइंट है, इसको आप मत देखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लेकर। अब बुद्धिज्म का जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है कि वो किस चीज़ में मानते हैं या किस चीज़ में नहीं मानते हैं। तो फर्स्ट है, बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल। ठीक है, बुद्धिज्म भगवान में नहीं मानता है कि कोई भगवान है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, ऐसा वो नहीं मानते। ठीक है, वो कर्म में मानते हैं। बुद्धिज्म जो है वो कर्मा में बिलीव करते हैं, और सोल में भी नहीं मानते, आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो भी नहीं मानते हैं। लेकिन जो बुद्धिज्म है ट्रांस माइग्रेशन में मानते हैं, ट्रांस माइग्रेशन। उनका ये मानना है कि एक इंसान फिर से जन्म लेगा, ये वो मानते हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो आत्मा है, परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कंसिडर्ड वर्ना बेस्ड एक्शन। ठीक है, वो एक चीज़ देखो, बुद्धिज्म का एक डिफेक्ट है कि कंप्लीट तरीके से जो वर्ना सिस्टम को एक नेग्लेक्ट नहीं करते हैं कि, लेकिन वो वर्ण सिस्टम जो है किस बात पे मानते हैं, एक्शन के ऊपर होना चाहिए। जो आप काम करते हो, प्रोफेशन है, उसके ऊपर वर्ण डिसाइड होना चाहिए, ना कि आप हायरार्की के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो वर्ण सिस्टम को कंप्लीटली डिनाई नहीं करते कि होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक्शन के ऊपर जो है वर्ण सिस्टम होना चाहिए, ये उनका मानना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जिसका मीनिंग, वो है चैत्यास। चैत्यास किसको बोलते हैं बुद्धिज्म में? तो प्रेयर हॉल्स ऑफ मॉन्क्स, जहाँ पे मॉन्क्स प्रेयर्स करते थे, पूजा करते थे, उस प्लेस को बोलते हैं चैत्यास। ठीक है, सेकेंड है विहारास। ठीक है, मॉन्स्ट्रीज, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, मतलब वो अपना रहना सहना जो है वहाँ रहते थे, उसको बोलते थे विहारास। ठीक है, जहाँ पे घूम घूम के भिक्षा मांगते थे, उनका रहना जो है प्रॉपर, उनको हम बोलते हैं विहारास। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है उपोस्था, सेरेमनी हेल्ड ऑन फुल मून एंड न्यू मून। ये आप देख लेना क्योंकि ये यूपीएससी में एक बार पूछा था, बाकी आपके एग्जामिनेशन में शायद ना पूछे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है ना आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन चैत्यास एंड विहारा बहुत ही कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ ना, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डेट लिखा हुआ है, डेट, किसी रूलर का नाम लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 483 BC में हेल्ड किया था फर्स्ट टाइम, और ये आपको यहाँ पे बता दूं आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के मरने के बाद हेल्ड किया गया था। बुद्धा जब तक जिंदा थे तब तक कोई भी काउंसिल हेल्ड नहीं की गई थी, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। तो कहाँ हुआ था? राजगिरा, मतलब अभी राजगीर इसको बोलते हैं, बिहार में एक प्लेस है राजगीर। ठीक है, उस टाइम पे जो रूलर थे वो कौन थे? अजात शत्रु। ठीक, और उस टाइम जो प्रेसिडेंट जो हेड कर रहा था काउंसिल को, बुद्धिस्ट जो मतलब सेक्ट है उनकी तरफ से, वो कौन थे? महाकश्यपा। ठीक है, इसको महाकश्यपा भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा होगा तो सही है। ठीक है, बुद्धा टीचिंग वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखो ये बुद्धा जो टीचिंग था, बुद्धा जो 3 टेक्स्ट के बारे में मैंने आपसे बात कर रहा था, वो यहाँ पे किया गया था, जिसको सुत्त पित्तका बोलते हैं, सुत्त पित्तका
ठीक है, विनय पित्तिका, विनय पित्तिका एंड अभिधम पित्तिका, अभिधम पित्तिका। ठीक है, ये जो पित्तिका ये बुक्स हैं इनको डिवाइड किया था कहाँ पे, फर्स्ट काउंसिल में किया गया था डिवाइड, तीनों को अलग अलग किया गया था। ठीक है, तो ऊपर मैंने बताया था कि सुत पित्तिका क्या है, विनय पित्तिका क्या है और अभिधम पित्तिका, तो उसको आप देख सकते हो। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 383 BC में हेल्ड किया गया था वैशाली में। ठीक, और उस टाइम पे जो रूलर थे कौन से थे, काल अशोका थे, और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो थे सबा कमी। तो प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, रूलर भी याद रखना है, और कौन से जगह पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये भी याद रखना है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था हेल्ड 250 BC में, 250 BC में हेल्ड एट पाटलिपुत्रा, और उस टाइम पे किंग कौन थे, अशोका। ठीक है, प्रेसिडेंट मोगली पुत्र तीसा, ये भी आपको ध्यान देना है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुआ था वो था फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि जो ये BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ऐसे समझ लो, ये है 0। ठीक है, और इधर से इधर वाला जो मतलब एरा है उसको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, माना जाता है कि जब क्राइस्ट मतलब जो ये जो क्या बोलते हैं, जो जीसस का जन्म हुआ था उसको हम मानते हैं एक मतलब लाइन मानते हैं 0। ठीक है, उनके बाद एक अलग एरा स्टार्ट होता है, उससे पहले एक अलग एरा है। ठीक है, तो उनके बाद को बोलते हैं हम एनो डोमिनी, AD लिखा जाता है, जैसे अभी जो चल रहा है ये 2023 AD है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 2021, 2022, 2023, वहाँ पे पीछे से कैलकुलेट हो रहा था। जैसे अगर मैं बोलूँ 480 BC, ठीक है, तो इसके बाद आएगा 479 BC, ये आगे है 479, एक साल बाद की बात कही गई है। ठीक है, तो उल्टा रिवर्स होता था, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी यानी कि जो फर्स्ट ईयर मतलब 0 के बाद से जो फर्स्ट ईयर हेल्ड हुआ था। ठीक है, आज से 23 मतलब 2023 है ना, इतना साल पहले। ठीक है, 2023 साल पहले हेल्ड किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में, कहाँ पे, कश्मीर में, और उस टाइम पे रूलर कौन थे, कनिष्क। ठीक है, प्रेसिडेंट वासुमित्रा। और इस वाले में फर्स्ट सेंचुरी वाले में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान सेक्ट, और जो बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, कौन सा, महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान बुद्धिज्म। ठीक है, अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है। अब देखो, हीनयान जो है ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, पुराने जो पहले से चलते आ रहा है, और महायान जो थे थोड़े से उसमें चेंज करना चाह रहे थे और उन्होंने चेंज किया भी, तो इसलिए बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, मतलब जो पहले से बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्टिव था, उनको फॉलो करते थे ये हीनयान। ठीक है, स्क्रिप्चर्स आर इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, जैसे बुद्धिज्म का जो कोर प्रिंसिपल था कि हम लोगों तक पहुंच पाए, कॉमन लोगों को अपने में जोड़ पाए इस रिलीजन में, तो जो है एक लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और पाली लैंग्वेज जो है एक लोकल लैंग्वेज हुआ करता था। तो उनका जो टेक्स्ट था, सब कुछ था वो, या फिर किसी को बोलते थे या समझाते थे, वो पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक, डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है, वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, वो गॉड वगैरह को नहीं मानते थे, ये ऊपर भी आपने देखा है। ट्रीट्स बुद्धा एज नथिंग मोर देन ह्यूमन बींग, वो बुद्धा को भगवान की तरह नहीं देखते थे, बस एक इंसान की तरह देखते थे, लेकिन हाँ वो इंसान जो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जिनके पास बहुत ही ज्ञान है, वो ऐसा मानते थे, लेकिन उनको भगवान की तरह ट्रीट नहीं करते थे। जैसे अशोका पैटर्नाइज्ड हीनयान, अशोका जो है हीनयान बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। नाउ दिस सेक्शन इज फाउंड इन श्रीलंका, जो इस तरीके का जो हीनयान सेक्ट है वो कहाँ भी आपको, अगर आप बुद्धिज्म जैसे चाइना में, जापान में, श्रीलंका में, तो श्रीलंका वाले जो है हीनयान को फॉलो करते हैं। ठीक, ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, और ये जो है ओरिजिनली जो स्टार्ट होता है बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट, उस फिलोसफी में यकीन करते हैं, और इनको बोला जाता है लेसर पाथ, मतलब कि जो ओल्ड चलते आ रहा है, मतलब इनको कंसिडर करता है। और ये लेसर पाथ ये और ग्रेटर पाथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, महायान ने। उनको लगता था कि ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, इसलिए इनको लेसर पाथ दिया गया नाम। ठीक, वहीं पे देखते हैं महायान बुद्धिज्म में हेट्रोडॉक्स स्कूल है, मतलब कि थोड़े से ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी में जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो संस्कृत इज़ यूज्ड, मतलब अब ये अपने लिटरेचर को, अपने टेक्स्ट को संस्कृत में लिख रहे हैं या उनको बता रहे हैं। बिलीव इन आइडल वर्शिप, और महायान बुद्धिज्म की वजह से आप देखते हो जो बुद्ध का मूर्ति होता है, कहीं आप देखोगे स्टैचू बुद्ध का जो स्टैचू है वो
कहाँ से निकल के आया, वो महायान बुद्धिज़्म का दिया हुआ है, ठीक है। इट बिलीव्स इन मंत्रास। कनिष्का एंड हर्षवर्धन सपोर्टेड दिस सेक्शन। कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने सपोर्ट किया? कनिष्क थे और हर्षवर्धन, ठीक है। इन्होंने जो है महायान सेक्ट को अपनाया था, और इनका जो आपको प्रेजेंस मिलेगा अभी के टाइम पे, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे, वो है जापान एंड चाइना में देखने को मिलेगा। ग्रेटर पाथ इसको बोलते हैं, और ट्रीट्स बुद्धा एज अ गॉड, ठीक है। और महायान को, इनका जो कॉन्सेप्ट आया था, महायान जो कॉन्सेप्ट निकल गया था, किसने दिया था? तो नागार्जुन, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ये महायान स्कूल ऑफ थॉट वाला, ठीक है। आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी ये एक इमेज है, देख सकते हो बुद्ध का, लोग बैठे हुए हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर का भी है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। वहाँ से जैसे बुक्स का ऑथर कौन है, किसने क्या लिखा है, ये सब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। लेकिन आपको यहाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड है ये चीज़, तो अश्वघोष एक राइटर थे, ठीक है, और उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, बुद्ध चरिता, ठीक है। ये बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है, बुद्ध चरिता। नागार्जुना, मैंने ऊपर बताया था, फाउंडर ऑफ माध्यमका स्कूल, यानी कि महायान सेक्ट, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट कहने का मतलब इस पर्टिकुलर जो मतलब फिलॉसफी में बिलीव करते थे, तो वो महायान में यकीन करेंगे। कुछ थे कि नहीं, वो हीनयान में यकीन करते थे। तो स्कूल कहने का मतलब कोई स्कूल नहीं था, बस एक फिलॉसफी था जो पर्टिकुलर सेक्ट में बिलीव करते थे या नहीं करते थे। तो महायान सेक्ट जो था, उनका जो ओरिजिन जिन्होंने किया था वो कौन थे? नागार्जुना, ठीक है। तो ही लिखा गया। बुद्ध घोष, विशुद्ध मार्ग, ये मैंने आपको बताया था कि बुद्ध घोष एक ऑथर थे, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था? विशुद्ध मार्ग, पाथ टू प्योरिटी, इसका मतलब है पाथ टू प्योरिटी, ठीक है। ये बुक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थे और उनके ऑथर्स थे, ये भी आप एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक